पारिस्थितिकी तंत्र पार्ट का सेकंड पार्ट है ये। कुछ एक्स्ट्रा अन्य आवश्यक प्रश्न और उनके उत्तर देखेंगे इसमें। तो पहला प्रश्न है, पारिस्थितिकी तंत्र के पोषक तत्व को स्पष्ट करें। उत्तर, पारिस्थितिकी तंत्र की पोषक रचना के अंतर्गत पोषक तत्व, आहार श्रृंखला तथा आहार जाल आते हैं। का प्रथम पोषक तत्व स्वपोषी अथवा प्रथम उत्पादक ही प्रथम पोषक तत्व के अंतर्गत आते हैं, जैसे पेड़ पौधे शैवाल। खा द्वितीय पोषक तत्व, इसमें प्रथम चरण के उपभोक्ता या शाकाहारी जीव गाय भैंस बकरी हिरण आदि आते हैं। गा तृतीय पोषक तत्व, इसमें द्वितीय चरण के उपभोक्ता अर्थात मांसाहारी जंतु शेर चीता भेड़िया आते हैं। घा चतुर्थ पोषक तत्व, सभी स्तर के जीव जंतु एवं मानव। आहार श्रृंखला तथा जाल भी पारिस्थितिकी तंत्र की पोषक रचना के अंग है। अगला प्रश्न है, सूक्ष्मता से अवलोकन करो और लिखो। इसमें आ है, खेती के उन पौधों को जिन्हें धूप नहीं मिलती अथवा पेड़ों की छाया में रहते हैं, उनकी क्या स्थिति होती है। उत्तर, पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा सूर्य से ऊर्जा प्राप्त करके अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। यदि पेड़ पौधों को धूप नहीं मिलेगी तो वे अपना भोजन नहीं बना पाएंगे और भोजन के अभाव में मुरझा जाएंगे। इसी प्रकार जो पेड़ पौधे छाया में रहते हैं उनकी भी यही दशा होती है। अपर्याप्त धूप के कारण वे पीले पड़ जाते हैं और उनका विकास रुक जाता है। पेड़ पौधे स्वपोषी कहलाते हैं, अर्थात वे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। अगला प्रश्न है, गाय का मुख्य भोजन क्या है। गाय द्वितीय उत्पादक या उपभोक्ता की श्रेणी में आती है, इसे परपोषी भी कह सकते हैं। गाय शाकाहारी जंतु है, अर्थात प्रथम चरण उपभोक्ता। गाय का मुख्य भोजन हरी घास पेड़ पौधे वनस्पतियाँ आदि हैं। अगला प्रश्न, शेर तथा भेड़िया किन किन जानवरों का शिकार करते हैं। उत्तर, शेर तथा भेड़िया शाकाहारी जंतुओं को भोजन के रूप में प्रयोग करते हैं, इनको द्वितीय चरण उपभोक्ता कहते हैं। शेर चीता भेड़िया बकरी खरगोश हिरन भेड़ भैंस इस प्रकार के शाकाहारी जीवों का शिकार करते हैं। अगला प्रश्न है, निर्जीव घटक किसे कहते हैं। क्या होगा यदि हमको थोड़ी देर तक ऑक्सीजन ना मिले। निर्जीव घटक के अंतर्गत जल वायु पोषक तत्व सौर ऊर्जा आते हैं, ये सभी हमको प्रकृति से प्राप्त होते हैं। निर्जीव घटकों के कारण ही सजीवों का विकास बेहतर ढंग से होता है। किसी भी निर्जीव घटकों के अधिक या कम होने से पारिस्थितिकी तंत्र असंतुलित हो जाएगा। यदि हमको थोड़ी सी ऑक्सीजन ना मिले तो हमको घबराहट होगी और थोड़ी ही देर में हमारा जीवन ही समाप्त हो जाएगा, क्योंकि बिना ऑक्सीजन के जीवन नहीं है। अगला प्रश्न, क्या होगा यदि पृथ्वी से पेड़ पौधे समाप्त हो जाएं या अगर किसी तालाब की मछलियां नष्ट हो जाएं। तो पहले का उत्तर है, पृथ्वी से पेड़ पौधे समाप्त हो जाएं तो क्या होगा। यदि पृथ्वी से पेड़ पौधे समाप्त हो जाएं तो समस्त शाकाहारी जीव जंतु गाय भैंस बकरी हिरन खरगोश घोड़ा गधा का जीवन समाप्त हो जाएगा। जो जानवर शाकाहारी जंतुओं को भोजन के रूप में प्रयोग करते हैं, जैसे शेर चीता भेड़िया आदि बकरी भेड़ हिरण खरगोश के अभाव में उनका ही जीवन समाप्त हो जाएगा। चूँकि पेड़ पौधे ऑक्सीजन देते हैं, अतः पेड़ पौधों के अभाव में ऑक्सीजन की कमी के कारण जीव जंतु मनुष्य का जीवन भी खतरे में पड़ जाएगा, लगभग समाप्ति हो जाएगा। दूसरा है, अगर किसी तालाब की मछलियाँ नष्ट हो जाएं तो जल के वे जीव जिनका जीवन मछलियों पर निर्भर है वे भी नष्ट हो जाएंगे और तालाब का जल प्रदूषित हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पारिस्थितिकी असंतुलित ना हो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए। उत्तर, पारिस्थितिकी तंत्र की रचना सजीव व निर्जीव घटकों से मिलकर बनी है। सभी घटक एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, सभी का आपस में गहरा संबंध है। हमें प्रकृति के नियंत्रण को नष्ट नहीं करना चाहिए। हम पारिस्थितिकी तंत्र के महत्वपूर्ण घटक हैं। हमारा सुखद भविष्य इसी पर निर्भर है कि प्रकृति के शेष घटक जल वायु ऊर्जा पौधे पशु पक्षी जीव जंतु सुरक्षित रहें तथा संतुलित रहें। इसके लिए हमें निम्न कार्य करने चाहिए। हम अधिक से अधिक वृक्ष लगाएं तथा वृक्षों को काटने से रोकें। जल स्रोतों तालाब नदी झील को प्रदूषित ना करें। वन्य प्राणियों का संरक्षण करें। लोगों को बताएं कि वन्य प्राणियों की हत्या अपराध है। वायु जल भूमि को प्रदूषित होने से बचाएं। खेतों में कीटनाशक तथा रासायनिक खादों का प्रयोग कम से कम करें। जल के जीव जंतु मछली मेढक कछुआ आदि का शिकार अत्यधिक मात्रा में ना करें। अगला प्रश्न, सामाजिक पर्यावरण का विकास किस प्रकार हुआ। उत्तर, सामाजिक पर्यावरण मनुष्य बनाता है। समाज के विकास के साथ साथ हमारी आवश्यकताएं भी बढ़ी। परस्पर सहयोग द्वारा बस्तियां बनाई गई। इस प्रकार धीरे धीरे समाज का विकास हुआ। आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए संस्थाओं की स्थापना हुई। इस प्रकार घर परिवार गांव शहर बाजार पंचायत थाना डाकखाना कारखाने आदि बने।
यह सभी सामाजिक पर्यावरण के अंग हैं। सांस्कृतिक पर्यावरण का क्या अर्थ है? अगला प्रश्न है। उत्तर है हम अपने त्योहार, परंपरा और रीति रिवाज का पालन समाज में ही रहकर करते हैं। मेले, उत्सव, नृत्य, कला, संगीत संबंधी कार्यक्रमों का आयोजन भी समाज में ही होता है। इन सबसे मिलकर ही सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण बनता है। अगला प्रश्न है स्थल मंडल का क्या अर्थ है? उत्तर पृथ्वी की सतह के ठोस भाग को स्थल मंडल कहते हैं। इसे भूमंडल भी कहते हैं। इसके अंतर्गत पर्वत, पठार, रेगिस्तान, मैदान, जमीन आदि हैं। प्रश्न 11 जल मंडल का क्या अर्थ है? उसका उत्तर है पृथ्वी के जल वाले सभी भागों को सम्मिलित रूप में जल मंडल कहते हैं। पृथ्वी का लगभग 3/4 भाग जल से घिरा है। इसके अंतर्गत महासागर, सागर, नदी, झील, तालाब आदि सभी आते हैं। अगला प्रश्न है वायुमंडल किसे कहते हैं? उत्तर हम सभी वायुमंडल के सागर में रहते हैं। हमारी पृथ्वी चारों ओर वायु से घिरी है, जिससे वायुमंडल कहते हैं। वायुमंडल में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन जैसी अनेक गैस हैं। वायुमंडल सूर्य की तेज किरणों से हमारी रक्षा करता है।